Hello everyone. Today we will discuss chapter 2, the establishment of company power. ये establishment of company power आपका चैप्टर है. इसमें दिया हुआ है establishment के बारे में कि कैसे स्थापना हुई थी कंपनी पावर्स यानी विदेशी शक्तियों की हमारे देश में कैसे स्थापना हुई थी ना. इसमें विदेशी शक्तियाँ कैसे हमारे देश में आई, ये आपका मेन टॉपिक है. तो यहाँ पर देखिए आपका मेन टॉपिक दिया भी है, द कमिंग ऑफ द यूरोपियंस. कैसे यूरोपियंस यानी कंपनी पावर यानी विदेशी शक्ति कमिंग यानी कि आई हमारे देश में. सबसे पहले देखिए यहाँ पर उनका रीजन लिखा हुआ आने का. फॉर लॉन्ग इंडियन स्पाइस, सिल्क, टेक्सटाइल एंड अदर आइटम्स हैड बीन इन डिमांड इन यूरोप. इंडियन स्पाइस है, सिल्क है, टेक्सटाइल है और अदर बहुत सारे ऐसे आइटम्स थे जिसका कि यूरोप में बहुत ही डिमांड था, जो कि कारण था आने का यूरोपियंस का. ठीक है, ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड यानी मिडिवल पीरियड में. अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि कंपनी पावर कौन कौन से थे, कौन कौन सी ऐसी विदेशी शक्तियाँ थी जो यहाँ पे आई. तो क्योंकि हम आपको बता दें बहुत ही लॉन्ग सा चैप्टर है, तो हम लोग सिर्फ जो है जितने पॉइंट्स हैं सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो देखिए हम आपको समझाने की पूरी शॉर्ट में कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकता है. देखिए यहाँ पे आपका यूरोपियन कमिंग का जो है रीजन बता दिया है कि यूरोपियन लोग जो है क्यों आए हमारे देश में, क्योंकि वहाँ यूरोप में बहुत ही डिमांड था इंडियन आइटम्स का. और उसके बाद से कौन कौन सी यूरोपियन कंपनियाँ थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द पुर्तगाल इन इंडिया. यानी कि इससे पता चलता है आपके हेडिंग से कि पहली तो कंपनी पावर कौन सी थी, तो पुर्तगाली थी, जिसमें वास्को डी गामा सबसे पहले आया था. और वो बताया कि इंडिया में भाई इतने रिच है, इतना आइटम्स है जिसको कि हम लोग ला सकते हैं. उनके ग्रोथ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. और उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका उनके डिक्लाइन के बारे में कि वो आए लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुली जो है अपना कंपनी जो है इस्टेब्लिश नहीं कर पाए और आखिरकार उनका डिक्लाइन हो गया. ठीक, नेक्स्ट में देखिए यूरोपियन कौन से थे. नेक्स्ट में आपका यहाँ पे डच इन इंडिया लिखा हुआ है. डच लोग आए, उनका भी ग्रोथ यहाँ पे दिया हुआ है. और यहाँ पे जो है डिक्लाइन लिखा हुआ है. यहाँ पे मोर टू नोन में देखिए लिखा हुआ है द फर्स्ट डच कंपनी वॉज सेटअप इन कोचिन में पहली जो है डच फैक्ट्री सेटअप हुई थी, बनाई गई थी, जो कि मालाबार कोस्ट पे है. 68 में ये कंपनी बनी थी. अब यहाँ पे आपका जो है जिसको कहा जाता है टर्निंग पॉइंट ना, इंडिया का टर्निंग पॉइंट आपका दिया हुआ है द ब्रिटिश इन इंडिया. यानी ब्रिटिश लोग आए इंडिया में और उन्होंने वो लोग सक्सेसफुल हुए अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करने में. उनकी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यहाँ पे रेड से देखिए हाईलाइट किया हुआ है. और यहाँ पे दो लोगों का ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं ये इसी तरह से कोई लोग नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग हैं इंडियन हिस्ट्री में, जिनका नाम है सर जॉन हॉकिंस. ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिश की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में इस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रह गए थे. और उसके बाद ये है सर थॉमस रॉय जो बाद में सक्सेसफुल हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश करने में. ठीक है, ये दोनों लोगों का नाम यहाँ पे है. एक चीज़ हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे, ये रहा ये वाली लाइन है. हाँ ठीक है, ये हॉकिंस वॉज सक्सेसफुल इन गेटिंग परमिशन. हॉकिंस सक्सेसफुल तो रहे थे गेटिंग परमिशन में, हाउएवर लेकिन पता नहीं ऐसा कैसे हो गया कि हिज कंसेशन वॉज रिवोक्ड अंडर द प्रेशर ऑफ पुर्तगाली. उनका जो कंसेशन था, उनका जो प्रमाण पत्र था, उनको जो दिया गया था ऑर्डर कि हाँ आप अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करें, वो पुर्तगालियों के प्रेशर में आकर जो मुग़ल कोर्ट है उन्होंने कैंसिल कर दिया था. ठीक है, लेकिन सर थॉमस रॉय जो थे वो आज पूरी तरह से वो सक्सेसफुल रहे थे. कॉमर्शियल फारमैन के रूप में भी इनको जाना जाता है. पूरी तरह सक्सेसफुल हुए थे अपना ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में इस्टेब्लिश करने के मामले में. ठीक, और इन्होंने कब अपनी इंडियन कंपनी जो है अपनी ब्रिटिश कंपनी जो है इंडिया में इस्टेब्लिश की, तो वो समय था प्रिंस खुर्रम का समय. प्रिंस खुर्रम किसको कहते हैं, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ मुगल एम्परर शाहजहाँ को कहा जाता है. ठीक है, अब इनका ये ग्रोथ दिया हुआ है. इन्होंने देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, हम इसको पहले ही अंडरलाइन किए हुए थे. तो इनके ग्रोथ में अगर कहा जाए तो ब्रिटिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट मछलीपट्टनम इन साउथ ऑन
कोरमंडल कोस्ट, इन्होंने अपनी पहली जो फैक्ट्री थी वो मछलीपट्टनम में जो साउथ में है वहाँ पे ओपन की थी। ठीक, इसके बाद से आइए यहाँ पे फ्रेंच पावर के बारे में भी हम जान लें। कितने लोग सोचते होंगे कि सिर्फ जो है अंग्रेजी हमारे देश में, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। हमारे देश में फ्रेंच पावर भी बहुत ही टॉप पे था। ठीक है, अंग्रेज़ों से टॉप पे तो कहा जाए तो फ्रेंच पावर ही था, लेकिन ये कहिए कि अंग्रेज़ों की जनसंख्या, अंग्रेज़ों का माइंड इतना मतलब था कि वो लोग जो है अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करने में और 100 साल यहाँ पर बिताने में सक्सेस रहे और फ्रेंच लोगों को जाना पड़ा। ये फ्रेंच पावर है। राइस एंड फॉल यहाँ पर लिखा हुआ है। फ्रेंच कंपनी भी आई थी, इनकी कंपनी का नाम यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ये, और ये सिंबल बना हुआ है, ये फ्रेंच कंपनी का सिंबल है। ठीक है, ये आए थे और इन्होंने भी अपनी कंपनी कुछ दिन यहाँ पे चलाई। ये उसका पैराग्राफ है। यहाँ पे देखिए लिखा है एग्लो फ्रेंच रिवाइटरी इन इंडिया। एग्लो मतलब होता है अंग्रेज और फ्रेंच मतलब होता है फ्रांसीसी ना। अंग्रेज और फ्रांसीसियों का युद्ध इंडिया में रहने के लिए, समझ में आ रहा है, इंडिया में रहने के लिए कौन अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश रखेगा, कौन यहाँ पे रुकेगा, उसके लिए ये लोग वार किए थे। उस वार का नाम यहाँ पे देखिए रेड से हाईलाइट किया हुआ है, कार्नाटिक वार्स उसको बोलते हैं। ये 3 वार हुआ था। पिछले वाले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि 3 वार हुआ था, कार्नाटिक वार, और जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे काज ऑफ स्ट्रगल, उनके स्ट्रगल का कारण क्या था, यहाँ पे कारण दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए आपका केस स्टडी में कार्नाटिक वार्स, जितने भी कार्नाटिक वार्स हुए उन सबका डिटेल दिया हुआ है। फर्स्ट कार्नाटिक वार, सेकेंड कार्नाटिक वार एंड कहाँ गया थर्ड कार्नाटिक वार, ये रहा आपका थर्ड कार्नाटिक वार। ठीक है, उसके बाद उसका रिजल्ट दिया हुआ है। रिजल्ट में क्या हुआ, फ्रेंच गॉट बैक चंद्रनगर, पौंडीचेरी एंड अदर फैक्ट्रीज, उनको लौटना पड़ा चंद्रनगर, पौंडीचेरी एंड अदर फैक्ट्रियोज में, बट दे कुड नॉट लॉन्गर बी फर्टिलाइज, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह सके। ठीक है, द फ्रेंच पावर वॉज कम्प्लीटली सेटल्ड इन बंगाल, ये पूरी तरह से बस बंगाल में ही सिकुड़ कर रह गए थे। बाकी पूरे इलाकों में आपका जो है ब्रिटिश का राज हो गया था। ब्रिटिश कन्क्वायर द बंगाल, बाद में ब्रिटिश लोगों ने बंगाल को भी कन्क्वायर कर लिया था, जीत लिया था। और उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी हुआ, यानी प्लासी का युद्ध हुआ था ना। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, ये जो क्वेश्चन है ये हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं। इफ़ यू हैव अ बुक, अगर आपके पास किताब है ना तो प्लीज़ इस पैराग्राफ को रीड करें और हमको बताइएगा कि प्लासी का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे उस प्लासी के युद्ध से क्या रिजल्ट आया था ये दिया हुआ है ना, बहुत लॉन्ग सा लेसन है। ठीक, अब इस प्लासी के युद्ध को हम थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहे थे ना, तो यहाँ से प्लासी के युद्ध से जो है यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।